और तमाम ताकि आवाज़ अच्छी आ सके। तो उसके पैरेलल दूसरे आकर्षण पैदा करने पड़ते हैं जिससे कि भीड़ जुटे। अगर आप सिर्फ साहित्य के भरोसे बैठे तो फिर लोग नहीं आते। तो ये सीधा सीधा एक बात तो स्पष्ट करता है लोग कनेक्ट नहीं होते, ये मुझे समझ में आता है। बाकी जो आपने मीडिया की बात कही, मीडिया पब्लिक से कनेक्ट है या नहीं, ये सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मीडिया और पब्लिक किस रिश्ता है। तो अगर कोई चीज़ प्रचार के लिए इस्तेमाल की जा रही है, प्रचार तंत्र भी होता है, अगर प्रचार तंत्र अपना काम करता है तो लोगों से बड़े जल्दी कनेक्ट होता है क्योंकि उसको पता होता है कि लोगों को चाहिए। और एक होता है कि किसी एक विशेष मकसद या उद्देश्य के लिए या अंततः लोगों को जागरूकता के लिए काम करता है। तो मीडिया का जो बेसिक काम था वो था सही सूचनाओं को प्रचार उसमें एंटर करके बैठे और अभी उसका पूरा काम प्रचार माध्यम बन गया। अभी मेरा इतना ही साथ में देखिए, जब हम लोग जनता शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप में ये बड़ा गड़बड़ झाले वाला शब्द है। जनता कोई एक चीज़ नहीं है ना। नेताओं की कोशिश होती है, मीडिया की भी कोशिश होती है कि वो जनता को लाए ताकि जो सचेत नागरिकता है उसको एक तरह के लोकप्रियतावाद से विस्थापित किया जाए। तो पहली बात तो कि जनता कई तरह की इस देश में तो कितने लेयर्स में कायदे से देखें तो अंबानी भी इस देश की जनता है और जो बेचारा भूखा मर रहा है वो भी इस देश की जनता है। तो जनता तक जब पहुंचने का है, जनता से दूरी या कटाव की बात हम मीडिया के करते हैं तो पहले समझना होगा कि हम जनता से हमारा तात्पर्य क्या है और किस जनता से हम कटाव की बात। दूसरी बात, जुड़ाव या कटाव को भी परिभाषित करना होगा। क्या जनता जिसको जानती है, जैसे हिंदी सिनेमा है, सलमान खान बहुत पॉपुलर अभिनेता है, क्या सलमान खान जनता से जुड़ा हुआ अभिनेता है? क्या आप कह सकते हैं? या हो सकता है उसके मुकाबले जो फिल्में बहुत कम चलती हैं। मैं उदाहरण फिल्मों के तो दे रहा हूँ कि शायद लोगों की समझ में ज़्यादा आ जाए कि जो रचनात्मक है, जो लोकप्रिय है, जो आवश्यक है, जो आकर्षक है, उस सब के बीच फर्क होता है। जनता जिसमें करती है वो दवा जैसी नहीं होती। तो पहली बात तो है कि आप जनता को समझें और जुड़ाव और कटाव का मतलब समझें। लेकिन ये सवाल तो जेन्युइन सवाल, मतलब जनता तो हमारे चारों तरफ है और अंततः सारा कुछ जनता के नाम पे जनता को संबोधित करते हुए दुनिया भर की जितनी पार्टियां होती हैं सब कहीं ना कहीं जनता के नाम पे, मतलब भारतीय जनता पार्टी भी जनता के नाम पे, युवा जनता भी जनता पार्टी भी जनता के नाम पर, आम आदमी पार्टी भी असल में आम आदमी जनता के ऊपर होती है। पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी होती है वो भी जनता के नाम होती है। तो दुनिया भर की पार्टियां, दुनिया भर के राजनीतिक दल जनता को संबोधित करते हैं। उनकी समस्या ये होती है कि जनता को संबोधित करते करते वो नागरिकता को धकेलते जाते हैं। नागरिक के सवाल कुछ और होते हैं। नागरिक को रोजगार चाहिए, नागरिक को न्याय चाहिए, नागरिक को बिजली चाहिए, नागरिक को मकान चाहिए। जनता को एक तरह का भावनात्मक उद्वेलन चाहिए, उसको राष्ट्रवाद चाहिए, उसको धर्म चाहिए। तो ये जो फासला है ये नेताओं को और दूसरी तमाम तरह के उद्योग धंधे करने वालों को, बाजार वालों को, सबको रास। तो एक बात ये है, क्या ये मीडिया को भी रास आना चाहिए? यहाँ आके सवाल पेचीदा हो जाता है। हम पाते हैं कि मीडिया जो है वाकई जनता को लुभाने में लग गया है और जनता को लुभाने का तरीका यही उसके पास बचा है कि वास्तविक सवालों से कटा रहे और आकर्षक लगने वाली पैकेजिंग में बताए कि हम तो आपके साथ हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। ये एक सवाल मैं राहुल जी भी देना चाहूँगा, उनके प्रकाश डालें वो इस बात के ऊपर। दोनों हमारे दोस्तों ने बहुत साफ कर दिया है मुद्दे क्या है।
तो मैं तो एक सवाल ये उठाना चाहता हूँ कि सवाल कौन उठा रहा है, कहाँ से आ रहे हैं ये सवाल। मैं साहित्य, ये दोनों साहित्य के भारी भरकम लोग हैं। मैं साहित्य से जुड़ा नहीं हूँ, मैं साहित्यकार नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ, कवि नहीं हूँ, उपन्यास कहानी नहीं लिखता। मैं केवल फकत पत्रकार हूँ। लेकिन मैं साहित्य की ओर से भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ये सवाल उठा कौन रहा है। क्षमा सहित यहाँ बैठे लोगों में जितने लोग यहाँ पर हैं, युवा और जो युवा नहीं हैं, इसको अंग्रेजी में नॉट सो यंग कहते हैं हम, इनमें से कितने लोग हिंदी का साहित्य पढ़ते हैं और उसमें क्या पढ़ते हैं। मैं तो पाता हूँ कि कम से कम हिंदी साहित्य में तो ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे क्षेत्रों के बारे में, इस तरह की जनता के बारे में लिखा जा रहा है जो जिनके बारे में पहले नहीं लिखा गया। नहीं, अनुभव के आधार पर जाकर, शोध के आधार पर नए विमर्श उभरे हैं इस बीच, जो सीधे सीधे लोगों के जुड़े हुए हैं। तो अब अगर महिला विमर्श भी चल रहा है या दलित विमर्श चल रहा है या कहने का अलग अलग लैंगिकताओं को लेकर नए विमर्श खुलकर लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो लोगों की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, तो ये जनता से कटा कहाँ है? किस साहित्य की बात हो रही है जो जनता से कटा हुआ है? तो ये सवाल उठाने वाला खुद कहाँ खड़ा है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। मीडिया की बात तो जैसा जिन्होंने कहा कि भाई जनता से आपका मतलब क्या? पहले तो जनता कोई एक तरह की तो है नहीं, संसार में कहीं भी नहीं होती है। भारत जैसे इतने बड़े जनसंख्या वाले, इतने विविधतापूर्ण जनसंख्या वाले, जिसमें अलग अलग वर्ग हैं, हर तरह की विविधता जितनी आप सोच सकते हैं वो सब है यहाँ। उसमें कोई एक जनता है कहाँ? क्या हम और आप उसी जनता में हैं जिसमें यहाँ पर ये तंबू लगाने वाले जनता में हैं? उनकी वो भी जनता है, हम भी जनता है। हमारे बच्चे जो यहाँ होंगे काफ़ी, जो शायद मैं आया तो गुड आफ्टरनून सर हुआ, मैंने कहा मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, तो फिर तुरंत नमस्ते हुआ। तो ये जो बच्चे हैं जो हैं तो दरअसल हिंदी माध्यम या हिंदी पृष्ठभूमि के, लेकिन उनको अंग्रेज़ी में ये बोलना है और ये अभिवादन करना ही सिखाया गया है। ये और ऐसे बच्चे भी हैं हमारे आपके परिवारों में हैं जो हिंदी का एक अक्षर पढ़ते नहीं, पढ़ना चाहते नहीं। हिंदी उनके लिए बहुत काम चलाऊ, हल्की फुल्की गपशप की भाषा है, और हमारे लिए वो हमारी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, हमारा जीवन है। तो किस जनता की बात हो रही है? सर, अगर बात करें हम प्रिंट मीडिया की, तो प्रिंट वालों का ये मानना है कि सभ्यता और साहित्य उन्हीं की धरोहर है, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन के इस युग में और नए युग की हम जरूरत माने तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का मानना है कि फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले साहित्य को जीवंत बना के रखते हैं, उन्होंने इसे एक शक्ल दे के रखा है, सही है। इस पर क्या कहना है आपका? जैसे प्रिंट वालों का मानना है कि लिटरेचर उन्होंने सहेज के रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का ये मानना है कि हमने इसे जीवंत बना के रखा हुआ है। तो इस पर आपका क्या सही है? जी, लिटरेचर। अच्छा, नहीं, मैं फिर वही बात कहूँगा कि लिटरेचर और मीडिया दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको एक साथ न जोड़ा जाए। लिटरेचर से आशय बिल्कुल अलग होता है। साहित्य एक बहुत ही निजी स्पेस में चीज़ों को देखने परखने की एक पद्धति है या तरीका है, जबकि मीडिया जो है एक मास को संबोधित करता है, एक समूह को संबोधित करता है, उस तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम है। लिटरेचर में एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति से संवाद करता है। एक कविता होती है तो कविता ठीक है, वो बहुत सारे लोगों तक पढ़ी जाती है, लेकिन वो हर व्यक्ति उसको अपने अलग तरीके से कंसीव करता है। लेकिन मीडिया बिल्कुल एक अलग तरीके से काम करता है। लेकिन आपकी जो बात है, मैं उसमें एक बात निकाल सकता हूँ कि मुझे ये लगता है कि प्रिंट मीडिया में जो एक उसका स्थायित्व था, या कह लीजिए कि उसको जो एक उसका दस्तावेजी स्वरूप था,
वो अभी भी नहीं मिट पाया है। अभी हाल फिलहाल में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी और जो बहुत नए लोगों ने लिखी हैं, जो कि बाहर बहुत सारी रिसर्च चल रही है सारी चीज़ों में, तो एक बात समझ में आई कि चीज़ों का दस्तावेजीकरण आज भी ना तो डिजिटलाइज होकर हो सकता है, वो हमेशा प्रिंट के ही माध्यम में होगा। कोई एक चीज़ जो हम लोग अभी बोल रहे हैं ये थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग है, इसकी रिकॉर्डिंग भी कहीं किसी फाइल में किसी फोल्डर में चली जाएगी, थोड़ा बहुत यूट्यूब पर डाल देंगे, वो भी पता नहीं कोई देख लेंगे नहीं तो बाद में वो भी हो सकता है। वो सब कुछ जो है डिपेंड करता है कि यूट्यूब उसको कब तक अपने पास सहेजता है, या कुछ दिन बाद पता चला कि आपका जो अकाउंट है वही खत्म हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ एक रिटेन फॉर्मेट में रहती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि बहुत लंबे समय तक सुरक्षित है। तो मैं बस आपकी बात से यही बात निकाल पाया हूँ, बाकी सब ज़्यादा बेहतर यही सवाल इसी को आगे बढ़ाना है। देखिए, असल में जो दिनेश ने कहा बात बिल्कुल ठीक है। उसमें हालांकि कई बार मुझे लगता है कि अखबारों की अब उम्र तो 3 घंटे रहती है। सुबह 7 से 10 के बाद वो हमारी अलमारियों में जमा हो जाता है और फिर कहीं और पहुंच जाता है। जिसकी चीज़ें छपी वो काट के रख लेता है, कटिंग उसको फाइलें संतोषता है। लेकिन मामला ये नहीं कि लिटरेचर कहाँ परोसा जा रहा है। साहित्य का मतलब कविता कहानी तो है ही, उस पर चर्चा तो है ही। जो हम देखते हैं कि अब तो लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे हैं, तमाम अखबारों को उसका मीडिया पार्टनर बनाया जा रहा है। आज तक और जागरण जैसे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दो जो सबसे बड़े सेंटर हैं वो लिटरेचर फेस्टिवल लगातार कर रहे हैं और उनको लेकर बहसें भी चल रही हैं। मेरा सवाल असल में, मेरी चिंता असल में दूसरी है। लिटरेचर किस रूप में बचा है? क्या उपभोग की सामग्री के रूप में कविता हम क्यों पढ़ते हैं? क्या इसलिए कि एक बार पढ़ के उसको भूल जाएं, पलट के कि अच्छी है बुरी है, या उसका हमारे जीवन से कोई सरोकार है? क्या वो हमें बदलने में मदद करती है? एक जो मेजर फ़र्क है देखिए, जो साहित्य में और दूसरी चीज़ों में, जो मैं उदाहरण लगातार देता हूँ, 3-4 दिन पहले कल भी बल्कि कहीं मैंने दिया था कि इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है कि आज अगर मैं राहुल जी को 200 रुपये दूँ तो इनकी चिंता होगी कि शाम तक मुझे वापस कर दें, कल तक वापस कर दें, जहाँ से आ जाए वो 200 रुपये वापस कर दें। लेकिन हो सकता है कि मैं इनको 500 रुपये की किताब दूँ तो किताब लेके भूल जाएँ। ये हम तमाम लोगों के अनुभव है कि हम लोग किसी से 10 रुपया लेने को तैयार नहीं होते। अब लगता है कि 10 रुपया तो बोझ है मेरे ऊपर, लेकिन किताब लेके हम रख लेते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की किताबें पढ़ी हुई हैं और मेरी किताबें भी दूसरों के पास पढ़ी हुई हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बाकी सारा जो कार्य व्यापार है, अगर वो आर्थिक है तो साहित्य या किताब एक सांस्कृतिक कर्म है। वहाँ वो उसका वास्तविक मूल्य उस पर छपे हुए मूल्य से बहुत अलग है। दुर्भाग्य से हमारे समय में सांस्कृतिक मूल्य को जीवन के हर क्षेत्र में घटाया जा रहा है, उसको व्यावसायिक मूल्य में बदला जा रहा है, कल्चरल को कमर्शियल बनाया जा रहा है। और इस क्रम में साहित्य को उपभोग की सामग्री में, देखिए पूरा का पूरा मिडिल क्लास जो है, जिसमें हम तमाम लोग आते थे, दुनिया भर की चिंता करते थे, चुपचाप कंज्यूमर क्लास में बदल गया। मिडिल क्लास आय वर्ग का मामला नहीं कि आपके पास कितने रुपए हैं। लेनिन ने एक बार एक सवाल किया था कि अगर किसी पूंजीपति की सारी संपत्ति रातों रात स्वाहा हो जाए तो क्या वो सर्वहारा हो जाएगा अगले दिन? वो नहीं होगा, क्योंकि उसकी मानसिकता जो होगी फिर से उस पूंजी को इकट्ठा करने की होगी। तो धीरे धीरे हमारी सारी मानसिकता का जोर जो है वो, मुझे ग्राहम ग्रीन का एक इंटरव्यू याद आ रहा है, मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने दिया था। तो उससे एक सवाल पूछा गया था कि एक दौर में बहुत सारी ट्रेजेडी लिखी गई, लेकिन 20वीं सदी में एक से एक शख्सियतें हुई जो ट्रेजेडी का विषय हो सकते थे। गांधी हैं, लिंकन हैं, और भी लोग हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं। ट्रेजेडी क्यों नहीं लिखी जाती है? हालांकि ग्राहम ग्रीन ने जो जवाब दिया था उससे मैं संतुष्ट नहीं था, मेरा जवाब उस सवाल का दूसरा होता। लेकिन ग्राहम ग्रीन ने उस समय कहा कि देखो, एक ऐसी बात हुई है दुनिया में जिस पर कम लोगों का ध्यान है, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, रूबल की कीमत बढ़ गई है, इंसान की घट गई है। हमारे समय में इंसान की कीमत बची नहीं, जो बचा हुआ है रुपया बचा हुआ है। आपके पास 5 अरब रुपये हैं तो आप बड़े आदमी हैं, मेरे पास 5 रुपये हैं तो मैं वो छोटा। साहित्य जो है इस फर्क को दिखाता और बांटता एक कल्चरल स्तर पे है। दुर्भाग्य से आज वो काम
साहित्य को भी हम उपभोक्ता सामग्री में बदल के छोड़ दे रहे हैं। इसलिए ये नहीं है कि अखबारों में कितना चल रहा है और टेलीविजन पे कितना दिखाई पड़ रहा है। जो वास्तविक साहित्य, जो वास्तविक उसका मूल्यबोध है, उस सिरे से गाए। सर आप बोलना चाहे तो मैं बना मुझे किस पे बात करनी है? ब्रांड वालों का मानना है कि साझा और साझा बनाने वालों का ये कहना है कि साहित्य को उन्होंने जीवंत बनाया है, आवाज़ और एक शक्ल देकर उन्होंने सहेजा है। तो ये मैं फिर कहूँगा कि मुझे जब देख लेंगे अभी आपको मैं फिर सवाल पर सवाल उठा रहा हूँ, सवालों पे सवाल। जब आप न्यूज़ में से ही लिखेंगे कहते हैं assumptions, तो इन प्रश्नों के पीछे की जो पूर्व मान्यताएं हैं, पूर्व प्रतिज्ञाएं भी कहते हैं कि ये ऐसा ही है, हमने मान लिया है, उसके आधार पर सवाल पूछ रहे हैं। तो वो जो पूर्व मान्यताएं हैं, वो पहले तो सवाल उन्हीं पर है। कौन सा ऐसा प्रिंट वाला है जो कहता है कि सभ्यता और साहित्य उन्हीं की धरोहर है? मुझे तो कोई दिखता नहीं है अभी आजकल ऐसा। कौन कह रहा है? आप लोग बताइए, कोई कह रहा है क्या? कोई प्रिंट वाला इतना प्रेमचंद के युग में जी रहा है? कोई है अभी जो कह रहा हो कि ये हमारी ही धरोहर है, हमारी ही धरोहर है? हमारी भी है। और जबकि अगर मॉडर्नाइजेशन को नए युग की जरूरत माने तो ये भी मानना पड़ेगा, इसमें भी एक पूर्व मान्यता ये है कि जो प्रिंट वाले हैं वो आधुनिक नहीं है, वो पूर्व आधुनिक है ना, प्री मॉडर्नाइजेशन है। ये सही है? साहित्य आजकल ऐसे लोग लिख रहे हैं, प्रिंट में, अखबारों में भी और साहित्य में भी, जो परम आधुनिक है, हर अर्थ में आधुनिक है, जीवन शैली में, सोच में, दृष्टिकोण में और अपनी समझ में। तो ये समझ रहे हैं आप खेल क्या होता है? ये इतने सरल सवाल नहीं है। कहाँ से मान लिया भाई? सवाल ही कहाँ से आया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, उनका ये कहना है कि साहित्य को उन्होंने जीवंत बनाया है। कोई भी समझदार फिल्मकार होगा, डॉक्यूमेंट्री वाला होगा, तो ये वो बात कह ही नहीं सकता। दोनों दुनिया अलग है, दोनों के माध्यम अलग हैं। उन्होंने साहित्य को, या जो प्रिंट में था, और सारी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में भी सारी केवल साहित्य पर आधारित तो नहीं है। तो स्वतंत्र एक स्वायत्त माध्यम है ना, और वो भी उतना ही संवेदनशील हो सकता है जितना लिखित साहित्य। ये भी लोगों ने सिद्ध किया हुआ। तो ये जो द्वैत दिखा रहे हैं आप, डुअलिटी, ये है नहीं। ये हमारे दिमागों की किसी जिस भी दिमाग में, ये मैं कड़ी बात कर रहा हूँ, ये प्रश्न आए हैं, ये उसके दिमाग की उपज है ये प्रश्न, ये असलियत नहीं है। फिल्म, सिनेमा और टीवी के आगे भी अपनी तरह की बहुत गंभीर चुनौतियां हैं, वैसे ही जैसे प्रिंट के आगे बहुत गंभीर चुनौतियां हैं। कुछ चुनौतियां साझा हैं। कृत्रिम मेधा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौती दोनों के लिए बराबर की है। हम आज के समय को, आज के लोगों को, उनकी मानसिकता को कैसे समझें, ये चुनौती दोनों की साझा है। हम आज के समय के सच को उसके सारे आयामों में कैसे लोगों के सामने लाएं, ये दोनों की साझी चुनौती है ना? इसमें अलग अलग काम हो गया। तो हमें प्रश्न भी, मतलब हर प्रश्न पर प्रश्न किए जा सकते हैं। तो हमें भी ये प्रश्न पूछते समय भी और अपने बारे में सोचते हुए भी ये भी पहले तय करना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरी खुद अपनी समझ क्या है, कहाँ से खड़े होकर मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल आ कहाँ से रहे। तो मैं समझता हूँ मेरी बात हो गई कि हर माध्यम के सामने नई तरह की चुनौतियाँ हैं,
हर माध्यम के सामने अपनी पुरानी विरासत के बेहतरीन अच्छे हिस्सों को बचाए रखने की और नए का स्वागत करके नए को समझते हुए अपने काम में शामिल करने की चुनौती है, साझा चुनौती। तो कोई भी एक चुनौती ऐसी नहीं है जो माध्यमों की अलग अलग हो। मूल में जो बुनियादी चुनौतियां हैं वो सबकी एक है, मनुष्यता की बुनियादी चुनौतियां एक हैं। तो हमें जब हम साहित्य और पत्रकारिता दोनों की बात करते हैं या प्रिंट और टीवी या फिल्म की बात करते हैं तो हमें थोड़ा अपनी दृष्टि भी समग्र बनानी पड़ेगी। दृष्टि की समग्रता जरूरी है। ये द्वैत अस्तित्व ही नहीं रखता। जी सर, तो अगर आम जनता की नज़र से देखें तो इस सर अगर हम आम जनता की नज़र से देखें तो साहित्यकारिता भी प्रोफेशन है दूसरे प्रोफेशंस की तरह, या फिर इफ इट गॉट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सोशल रिफॉर्मेशन। जी साहित्यकारिता सर, लिटरेचर। ये नहीं समझा सर कि मैंने ये मतलब ये मेरी आलोचना हो रही है, मेरी पढ़ाई हो रही है, लेकिन आपके मुख से सर जो भी है आशीर्वाद ही है। जी, तो हम इसे एज ए प्रोफेशन लेके चलें, लोग आज इसे एज ए प्रोफेशन लेके चल रहे हैं लिटरेचर को, या फिर सोशल रिफॉर्मेशन के लिए इट्स अ वे। सर मैं सवाल तो पैनल के ऊपर आप लीजिए। जी बिल्कुल। तो आपका सवाल था कि इसको साहित्य पेशों की तरह ले, इट्स जस्ट अ प्रोफेशन या फिर सोशल रिफॉर्मेशन का एक जरिया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है साहित्यकारों की, साहित्यकारिता दोनों ही नहीं है सब में। तो साहित्य इन दोनों से बहुत अलग तरह की चीज़ है। और अगर देखिए प्रोफेशन कोई भी माध्यम, कोई भी विधा प्रोफेशन तब बनती है ना जब उससे कोई अर्थोपार्जन हो। साहित्य से कभी बहुत ज़्यादा अर्थोपार्जन हुआ नहीं है, मतलब न तो दुनिया में कहीं हुआ है। हमारे पास ऐसे उदाहरण आते हैं कि बेस्ट सेलर लेखकों के आते हैं। पाउलो कोएल्हो के बारे में बताया जाता है कि बाइबल के बाद सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। ठीक है, ऐसे कितने नाम होंगे, 8-10, और दुनिया की आबादी तो बहुत बड़ी है, ये दुनिया के जैसे 8-10 नाम आते हैं। लेकिन कुल मिला के साहित्यकार अगर ये सोचे कि वो सिर्फ वो लिख के जीवित रह सकता है, यही उसका सबसे सुंदर सपना हो सकता है कि मैं कोई और काम ना करूं, मैं लिखूं और मेरा जीवन यापन चलता रहे, मेरा खुद का। अगर वो ये सोचता है कि मैं लिखूं और मेरे परिवार का भी जीवन यापन चलता रहे तो बहुत अच्छी। तो एक तो मेरा ये कहना था कि ऐसा तो है ही नहीं, साहित्य के साथ कुछ ऐसा नहीं जुड़ा हुआ है कि जिसको हम एक प्रोफेशन की तरह लें। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि कोई उसके ऊपर दबाव होता है समाज सुधार का, तो ये भी मेरा मानना है कि समाज सुधारक अलग होता है, लेखक अलग होता है। समाज सुधारक इस मंशा से निकलता है कि ठीक है, मुझे ये सोसाइटी को कुछ बदलना है, प्रवचन देना है, उपदेश देना है। साहित्यकार का ये काम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही साहित्यकार ये करने लगेगा फिर वो साहित्यकार नहीं रहेगा, फिर वो समाज सुधारक या सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएगा, नेता बन जाएगा, एक्टिविस्ट बन जाएगा, लेकिन फिर वो साहित्यकार है। तो साहित्यकार क्या है ये तो आपका सवाल नहीं था, लेकिन मैंने ये बता दिया कि क्या क्या नहीं है। देखिए दो बातें हैं, मतलब एक तो प्रोफेशन और सोशल रिफॉर्म है जैसी चीज़ में कोई बहुत अंतर विरोध है ऐसा मुझे नहीं लगता है। मतलब मैं भी चाहता हूँ कि बतौर लेखक मैं बिना कोई नौकरी किए जिंदा रह सकूँ, लेकिन सच ये है कि वो मेरे लिए बिल्कुल संभव है, मुझे कोई दूसरी नौकरी करनी है, तो मैं साहित्य को प्रोफेशन नहीं बना सकता। बना पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मैं लिखता क्यों? क्योंकि लिखना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैं उससे अपने आप को, अपने समाज को, अपनी दुनिया को समझ पाता हूँ। लेकिन जब मैं दुनिया को समझता हूँ
जब मैं देखता हूँ कि यहाँ थोड़ी नाइंसाफ़ी है, यहाँ तो जाति और धर्म के नाम पे जो लोग दंगे करते हैं वो सत्ता के शिखर पुरुष बने हुए हैं, तब मुझे लगता है कि मुझे ये सच भी लिखना हो, तो मैं उसको लिखता हूँ। तो अब कई बार आपके पाँव जिसको सामाजिक सुधार बोलते हैं उस दिशा में जाते हैं, लेकिन आप सामाजिक सुधारक नहीं होते हैं। फिर मुझे एक उदाहरण याद आ गया जिसपे चूँकि लेखक की भूमिका के तौर पे मैं उसको बार बार याद करता हूँ। मुराकामी को करीब 10-12 साल पहले इजराइल में एक अवार्ड मिला था। उस समय भी गाजा पट्टी का मतलब आज वाला हाल तो नहीं था, आज तो गाजा पट्टी को बिल्कुल मलबे में बदल के रख दिया गया है, लेकिन बुरा हाल था। गोलान की पहाड़ियों पे सब कुछ हो रहा था। सारी दुनिया में कई लेखकों ने कहा कि वो न जाएं इजराइल और पुरस्कार मना करते हैं। मुराकामी गए और उन्होंने पुरस्कार लिया। वहाँ उन्होंने जो भाषण दिया, कभी मैंने उसका अनुवाद किया। उस भाषण में 3 बड़ी दिलचस्प बातें थी। पहली बात तो ये थी कि उन्होंने कहा कि देखो सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन मैं आया क्योंकि एक लेखक के तौर पे जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है वो काम मैं ज़रूर करता हूँ। तो लेखक का एक काम वर्जित प्रदेशों को लांघना भी है, मतलब उसको समाज जो रेखाएं खींचता है, समाज ने जाति की एक रेखा खींच रखी है, उसको पार करना भी लेखक का काम है। समाज ने प्रेम के नाम पे जो रेखा खींच रखी है उसको पार करना भी जो समाज सुधार है, अगर आप उस कैटेगरी में देखते हैं उसको। दूसरी बात उसने कही तो एक तो ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि लेखक वर्जित प्रदेशों में जाए। दूसरी बात उसने कही कि देखो सब झूठ बोलते हैं, नेता भी झूठ बोलता है, अफसर भी झूठ बोलता है, लेखक भी झूठ बोलता है, लेकिन लेखक का झूठ इस मायने में बाकी झूठ से अलग होता है कि वो सच को उसकी गुफा से निकाल लाने के लिए सरसी का काम करता है, सच को बाहर लाने के लिए काम। आखिरी उसमें बात बोल रहा हूँ, 1 मिनट में हो जाएगी खत्म। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उसने कही कि जब भी मुझे दीवार और अंडे में से चुनाव करना होगा तो मैं अंडे का चुनाव करूंगा। मुझे नहीं मालूम कि दीवार सही है कि अंडा सही है, कमज़ोर सही है कि मजबूत सही, इतिहास उसका फैसला करेगा। लेकिन एक लेखक होने के नाते मैं अंडे के साथ खड़ा रहूंगा, दीवार के साथ। एक लेखक का कर्तव्य उसने बताया। लेकिन यही ये विडम्बना भी दिखाई पड़ती है कि जिस मंच से ये बात मुराकामी कर रहा था तो दीवार का मंच था, अंडे का। राव सर, मैं फिर आपके सवाल के द्वैत की ओर आपका ध्यान खींचता हूँ, अंतर विरोध की ओर, कुछ भी कहें। तो ये जो दृष्टिकोण है ये या वो वाला है, आइदर और, या तो आप समाज सुधारक होंगे या आप ये होंगे, ऐसा है नहीं। साहित्य का उद्देश्य उस पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग आजकल बड़ा है स्वदेश साहित्य होना चाहिए, राष्ट्रवादी साहित्यकार जो एक विमर्श है उसमें चल रहा है कि वही साहित्य श्रेष्ठ है जो राष्ट्र को समर्पित है। राष्ट्र को, अब राष्ट्र क्या है वो छोड़ देते हैं इसको, उसके लिए लिखा जा रहा है। तो उद्देश्यहीन साहित्य कचरा है। एक ये भी आजकल की ये शासकीय दृष्टिकोण है साहित्य के प्रति। एक दूसरा इसका सिरा ये है कि भाई साहित्य को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सुधार उधार इन सब, उसको केवल अपने को व्यक्त करना। साहित्यकार का काम है वो जो महसूस करता है गहराई से, जो उसके मन में आता है उसको वो किसी भी बाधा दबाव उसको न मानते हुए उसको व्यक्त करता। क्योंकि साहित्यकार, समाज सुधारक नाम की अगर कोई एक प्रजाति होती है तो वो एक अलग चीज होती है। आमतौर पे 99% तथा कथित समाज सुधारकों में साहित्य के गुण नहीं पाए जाते। उनके वो अलग दुनिया में जीते हैं, साहित्यकार एक अलग दुनिया में जीता है। उसकी दोनों की संवेदनशीलताएं, मूल संवेदनशीलताएं, दोनों मूल जमीन बिल्कुल अलग है। मेरी राय यह है कि साहित्य वो है जो अपनी अनुभूतियों, अपने अनुभवों और अपने विचारों और उनका विश्लेषण या जैसे भी उसने
आज की वास्तविकता को, अपने समय की वास्तविकता को ग्रहण किया है, जितनी समर्थता से, ईमानदारी से और जितनी ईमानदारी और समर्थता से व्यक्त किया है, बिना किसी एक सचेतन उद्देश्य के। क्योंकि साहित्य कहाँ से उपजता है, हमें ये देखो, एक कविता का जन्म कहाँ से? कविता नारा नहीं है, कविता कहाँ से पैदा होती है? ये भीतर से एक बड़ी अनजानी जगह से पैदा होती है। कहानी उपन्यास भी, और मैं इनमें से किसी का भी लेखक नहीं हूँ, लेकिन मेरी समझ ये है कि धर्म भी ऐसी ही चीज़ है। धर्म कहाँ से, धर्म का बीज कहाँ है? वो नियमों, कानूनों और वर्जनाओं में और विधि निषेधों में और इनमें नहीं है, वो कुछ और है, वो आयाम ही अलग है। वैसे ही साहित्य का भी आयाम अलग है। तो एक अंतिम बात कि मेरी दृष्टि में साहित्य की सार्थकता इस बात में है कि वो अपने पढ़ने या अपने देखने वालों को, और अच्छी फिल्में, अच्छी डॉक्यूमेंट्री भी साहित्य ही है, वो अपने देखने या पढ़ने वालों की चेतना को कुछ उच्चतर, कुछ ज़्यादा नाजुक, कुछ ज़्यादा संवेदनशील और मानवीय बनाती है कि नहीं। तो एक साहित्य की किताब से गीता होने की अपेक्षा करना मूर्खता, शुद्ध मूर्खता है। सर, अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोचूं, हालांकि सोच मेरी बहुत कम है आप लोगों के मुकाबले, मगर जैसा आपने कहा अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, सर ने जैसा कहा अपने शौक को उजागर करना, क्या साहित्य केवल उसके लिए रह गया है? मतलब धनोपार्जन के लिए नहीं है। इट्स अ वेरी क्लियर स्टेटमेंट कि धनोपार्जन के लिए लिटरेचर नहीं है। कोई साहित्यकार बनता है तो पैसे की उम्मीद छोड़ दे। If a man writes, man or woman writes only to earn money, he or she is no writer, not a literary person. Period. If she or he happens to earn some money or lot of money because of his or her writing, so much the better. But if that can't be the purpose of writing, if it is, then it's, what can I say? It's an abomination. Hack job. तो सर, अगर ये बात मान ली जाए तो साहित्य के जरिए जो अवार्ड्स मिलते हैं, रिकग्निशन मिलता है, कि उसे रेम्यूनरेशन का हिस्सा मान सकते हैं? जो साहित्य के जरिए साहित्यकारों को जो अवार्ड्स मिलते हैं, अवार्ड सेरेमनीज में रिकग्निशन मिलता है, क्या उसे रेम्यूनरेशन का हिस्सा मान सकते हैं? कैन बी टेकन एज रेम्यूनरेशन दैट दे हैव अर्न्ड दिस थिंग आउट ऑफ लिटरेचर, सो शुड दे गेट इट? कभी शायद इस पर भी दिनेश और प्रदर्शन एक शोध होनी चाहिए कि जिन्हें हम लेखक मानते हैं, और बाकी सबको तो लेखक भी मानना बड़ा मुश्किल है, साहित्यकार मानना भी मुश्किल है, हालांकि किताबें छपवाने में हिंदी की छपास तो भयानक रोग है। उनमें से कितनों को पुरस्कार मिलते हैं, कितनों को पैसे वाले पुरस्कार मिलते हैं और सम्मानजनक पैसे वाले पुरस्कार मिलते हैं। ये अनुपात निकालना भी बड़ा रोचक होगा। उनको ये तथाकथित पुरस्कारों से कितना पैसा मिलता है? क्या वो काफ़ी है जीवन चलाने के लिए? एक अंतर और है कि आप हिंदी में लिख रहे हैं या मराठी में या तमिल में या ओडिया में लिख रहे हैं या आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं। दोनों की पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों की पहचान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों की पत्रकारिता में पैसे के मामले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों की इज्जत में फ़र्क है। इसकी बेहतर है अंग्रेजी की। आपको भी यही मानना है? अरे ये है, आपको अगर असलियत पता होगी तो आपको पता होगा। आपकी जानकारी के लिए, मैं पहले 9 साल पत्रकारिता के अंग्रेजी पत्रकार था, तो मैं जानता हूँ, दोनों का अंतर जानता हूँ। मैं अभी 40 साल से, जो भी 35 साल से ज़्यादा हो गए हिंदी पत्रकार हूँ, लेकिन अंग्रेजी पत्रकारिता का अनुभव, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी पहुँच, उसका पैसा, उससे मैं परिचित हूँ। बिल्कुल सर, मैं स्कूल टाइम से जिन पत्रकारों को देखा है, मैं जो फ्रंट लाइन के जर्नलिस्ट थे, आपका नाम उन्हीं में आता है सर। हुआ ये इन वर्षों में कि जो पुरस्कार जिसको आप कहते हैं कि लेखक को मिलता है, तो क्या उसको उसके पारिश्रमिक में शुमार किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी हैसियत घटती गई। देखिए 1961 में शुरू हुआ था ज्ञानपीठ, 1 लाख रुपए का पुरस्कार। उस समय
का 1 लाख आज के कम से कम 5 करोड़ के बराबर है। कम से कम 5 करोड़ आज किसी को मिल जाए तो उसका जीवन कट गया, लेकिन उसको तो 15 लाख का पुरस्कार हो पाया। तो पता चला कि उसकी वास्तविक वैल्यू घट गई है। मैं 93 में आया था दिल्ली, जनसत्ता में लेख लिखता था तो 1500 रुपये एक लेख का मिलता था, आज 1000 रुपये का। 1500 रुपये का लेख आज कम से कम 10,500 या 15,000 का होना चाहिए। तो पारिश्रमिक घट के कहीं कहीं 3,000 रुपये बढ़ गए। तो लेखक के पारिश्रमिक का भी हिंदी में बल्कि दूसरी भाषाओं में भी शायद मामला जो है वो कमज़ोर पड़ा। तो लेखक मतलब हम सब चाहते हैं पैसे कमाएं, पैसे कमाने कोई बुराई, लेकिन पैसे कमाने के लिए जब आप लिखते हैं तो पैसा फिर आपके लेखन को निर्देशित करने लगता है। फिर हम पैसे के लिए जो लिखते हैं अलग तरह का लिखते हैं, लेकिन जो अपनी मर्जी से अपने समाज के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपनी दुनिया के बारे में, दुनिया ने हमें ऐसा क्यों बनाया या हम कैसी दुनिया बना रहे हैं, इस पर लिखते हैं तब निश्चित वहाँ से। सर माफ़ी चाहूँगी, हमारे पास समय सीमा खत्म हो रही है बिकॉज नेक्स्ट पैनलिस्ट वेट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव सर।